अब मैं तो आपको क्लास 12 मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईपी बोर्ड 2024-25 में आने वाले संभावित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 मार्क के। अब मैं प्रॉपर्टी चैप्टर ले रहा हूं, पर्याप्तता इसको बोलते हैं, पर्याप्तता। अब देखो कक्षा 11 में तुम पढ़ चुके हैं पर्याप्तता। अब तुम्हारे इंटर में प्रतिबंधित क्रमचय और व्यंज प्रमेय से संबंधित प्रश्न है आपके कोर्स में। अब देखो प्रश्न नंबर ये है तुम्हारा, ये कई बार रिपीट हो गया है। ऐसे प्रश्न जैसे यहाँ पर जो कम से कम एक लड़का हो, एक बच्चा लड़का हो, यहाँ पर लड़की लिख सकता है। जब मैं आगे प्रश्न में आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर ये है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। बच्चे का मतलब होता है लड़का भी हो सकता है बच्चा और लड़की भी हो सकता है। बच्चा का मतलब ये नहीं है कि लड़का। यहाँ इस प्रश्न के अनुसार यदि वह ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो, क्या मालूम हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का हो, तब दोनों बच्चों की लड़का होने की क्या पर्याप्तता है। ये प्रश्न है आपका। अब देखो सॉल्यूशन, इसका हल। प्रदर्श समष्टि एस यानी सैंपल स्पेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल संभावनाएं। तो देखो पहला बच्चा लड़का और दूसरे नंबर पे भी लड़का, और टोटल संभावना यानी बड़ा बच्चा लड़का, छोटा बच्चा भी लड़का, बड़ा बच्चा लड़का, छोटा बच्चा लड़की, बड़ा बच्चा लड़की, छोटा बच्चा लड़का, बड़ा बच्चा लड़की और छोटा बच्चा लड़की। इसका ये मतलब है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है स्पष्ट रूप से कि B1 बराबर बड़ा बच्चा लड़का है। B1 जो प्रदर्शित किया गया है, बड़ा बच्चा लड़का है। प्रत्येक ऑर्डर पेयर में यहाँ बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब B1 जो है हमने प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ B1 को, बड़ा बच्चा लड़का है, G1 बड़ा बच्चा लड़की है, B2 छोटा बच्चा लड़का है, G2 छोटा बच्चा लड़की है। अब नोट में पढ़ लो, नोट में क्या लिखा है कि प्रदर्श समष्टि के प्रत्येक क्रमित युग्म में, प्रत्येक क्रमित युग्म में, कहाँ के प्रदर्श समष्टि की, नोट में क्रमित युग्म में पहला घटक बड़ा तथा दूसरा घटक छोटा बच्चा निरूपित किया गया है और स्पष्ट कर दिया है। अब देखो वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में, पर मैंने आपके लिए समझाने के लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाए, यानी डाउट नहीं रहे कोई बात, इसके लिए मैंने आपको लिख दिया गया है। अब माना, अब घटना माननी पड़ेगी। माना ई घटना जो है, कैपिटल ई घटना बराबर दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना है, दोनों बच्चे लड़के होने की घटना है ई। अब तथा एफ क्या है, एफ घटना है प्रदर्शित की गई है यहाँ पर, बराबर कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना, कम से कम। अब देखो ई घटना बराबर दोनों बच्चों के लड़के होने की घटना, देखो इसमें देखो प्लस समष्टि में तो यही तो है, दोनों बच्चा लड़का है, तो ये लिख दिया मैंने। अब एफ घटना बराबर कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना,
कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो इसमें से छांटो कम से कम, अधिक से अधिक कितनी भी लड़के हो, यानी दो बच्चे हैं, कोई ज्यादा तो है नहीं। अब देखो एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा लड़का आना चाहिए, कम से कम, तो ये भी आ गया इसमें। और देखो B1 G2 ये भी आ गया इसमें, एक लड़का होना चाहिए, ये आ गया तुम्हारा। लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें लड़का है नहीं, दोनों लड़की हैं। अब NE का मतलब है ई में एलिमेंटों की संख्या। एलिमेंट तो हमारे दिए हुए हैं, वे ऑर्डर पेयर के रूप में दिए हुए हैं, यानी क्रमित युग्म के रूप में दिए हुए हैं। तो NE बराबर 1, अब देखो 1 2 3, NF बराबर 3। अब E इंटरसेक्शन F, यानी घटना E में जो ऑर्डर पेयर है और घटना F में ऑर्डर पेयर है, कॉमन जो होंगे वे ही ऑर्डर पेयर इसमें लिखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों में कॉमन एलिमेंट यही है, यही ऑर्डर पेयर है, तो ये लिख दिया मैंने। और होते तो और लिखता, लेकिन है ही नहीं। अब NE इंटरसेक्शन F, यानी इसमें एलिमेंटों की संख्या बराबर 1, जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप में दिए हुए हैं, यानी क्रमित युग्म के रूप में दिए हुए हैं। अविष्ट पर्याप्तता PE इंटरसेक्शन F, वो अविष्ट पर्याप्तता PE अपॉन F। इसका क्या मतलब है? जब घटना F घटित हो, जब घटना F घटित हो तब घटना E की पर्याप्तता, इसका मतलब ये है बराबर NE इंटरसेक्शन F अपॉन NF, यानी जो नीचे बट्टे में लिखा रहता है। सूत्र याद करने का तरीका बता रहा हूं तुमको कि यहां पर जो लिखा है वो बराबर करके N लिख दो और इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख दो। यहां पर बट्टे जो यहां पर लिखा है, बट्टे में नीचे हर में, उसको NF लिख दो। तो ये एक प्रकार से सूत्र जैसा बन गया। अब PE अपॉन F बराबर, अब इसके मान रख देंगे, कहां से? यहां से। देखो ये 1 है, इस जगह पर मैंने 1 लिख दिया। NF देखो क्या है, 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। तो अविष्ट पर्याप्तता जो आ गई वो कितनी आई? 1/3। ये प्रतिबंधित पर्याप्तता है क्योंकि इनमें कंडीशन है। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। देखो बच्चों, ये जो मैंने पहला प्रश्न कराया था पर्याप्तता का, बिल्कुल सेम यही है, थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है? जहां लड़का है यहाँ पर इस प्रश्न में लड़की है, इतना अंतर है। और प्रदत्त समष्टि भी वही बनेगी जो पहले प्रश्न में बनी थी, यानी कुल संभावनाएं यही बनेगी। अब जहां B1 जो है बड़ा बच्चा लड़का है, G1 बड़ा बच्चा लड़की है, B2 छोटा बच्चा लड़का है, G2 छोटा बच्चा लड़की है। अब E बराबर दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना है, E निरूपित की जाएगी। F बराबर कम से कम एक बच्चा लड़की होने की घटना, कम से कम एक लड़की तो हो, ऐसे ऑर्डर पेयर लेने इसमें से। अब देखो E बराबर दोनों बच्चों के लड़की होने की घटना, देखो कौन सी है, ये है, तो ये लिख दिया मैंने। F क्या है? कम से कम एक बच्चा लड़की हो, यानी कम से कम एक तो हो लड़की और एक से अधिक हो, यानी दोनों लड़की, कम से कम एक लड़की। तो F बराबर इसमें से छांटेंगे हम, इसमें से छांटेंगे कि एक लड़की, कम से कम एक लड़की हो, तो इसमें भी लड़की है, इसको लिख लेंगे, इसमें भी लड़की है, इसको लिख लेंगे, ये भी दोनों लड़की हैं, कम से कम बोल रहा है ना, तो ये भी आ जाएगा उसमें, तो ये आ गया। अब इसमें कितने ऑर्डर पेयर बन रहे? उतनी एलिमेंटों की संख्या होगी,
तो 1 2 3, तो NF हो गया 3, यानी F में एलिमेंटों की संख्या या F में क्रमित युग्मों की संख्या, NF बराबर 3। अब ये क्या है, एक एलिमेंट है इसमें E में, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 है, तो E इंटरसेक्शन F निकालेंगे, यानी इन दोनों में जो कॉमन हो, ओवेनिस्ट हो ऑर्डर पेयर, भी कॉमन ऑर्डर पेयर उतारे लिखे जाएंगे, उतारे जाएंगे। तो E इंटरसेक्शन F बराबर कोष्टक में G1, G2, यानी दोनों लड़की, तो कितना आएगा इसका, N E इंटरसेक्शन F बराबर 1। अब अभिष्ट प्राप्ता E अपॉन F बराबर N E इंटरसेक्शन F अपॉन NN, यानी जब घटना F घटित हो तब घटना E के घटित होने की प्राप्ता ये प्रदर्शित करता है। अब अभिष्ट प्राप्ता यानी P E अपॉन F बराबर मान रख देंगे ऊपर से, यहाँ से, तो N E इंटरसेक्शन F, यानी E इंटरसेक्शन F में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 1, ये 1, तो 1 लिख दिया हमने। अब NF F घटना में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 3, NF 3, तो 3 लिख दिया। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्न का हल आ गया, यही आंसर है। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखो 2022, 23, 24 ये लगातार प्रश्न आया है, तो इसे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना मोस्ट सवाल है, इसको इसकी रिपीट होने का चांस है या बन सकते हैं। अब देखो किसी प्रश्न को 3 छात्र हैं A, B और C के हल करने की पर्याप्ताएं क्रमशः 3/10, 1/5 तथा 1/10 है। तो प्रश्न हल हो जाने की पर्याप्ता ज्ञात कीजिए। प्रश्न हल हो जाए, जैसे 3 बच्चे हैं और इनमें से जो है 1 हल कर दे तो प्रश्न हल माना जाएगा। अर्थ समझो इस प्रश्न का, प्रश्न हल हो जाने की पर्याप्ता। अब ये नहीं दिया है कि 1 द्वारा, कि 2 द्वारा, कि 3 द्वारा, तीनों द्वारा, ऐसा कुछ नहीं दिया है, प्रश्न हल हो जाए। अब 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे प्रश्न को हल कर रहे हैं। अगर एक बच्चा प्रश्न हल कर देता है तो प्रश्न हल माना जाएगा, फिर 2 बच्चे हल कर दें तो प्रश्न हल माना जाएगा, तीनों बच्चे कर दें प्रश्न को हल तो प्रश्न हल माना जाएगा। प्रश्न हल हो जाने की पर्याप्ता, तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक बच्चा द्वारा प्रश्न हल हो जाने की जो पर्याप्ता होगी, वो प्रश्न हल हो जाने की पर्याप्ता हो जाएगी। अब देखो सॉल्यूशन, छात्र ए द्वारा प्रश्न हल हो जाने की पर्याप्ता PA बराबर 3/10 गिवन दिया हुआ है। अब छात्र ए द्वारा प्रश्न हल न हो जाने की पर्याप्ता PA पे बार, इसका क्या मतलब है, कंप्लीमेंट्री, पूरक है। अब इन दोनों का जोड़ जो होगा वो 1 होगा, तो 1 होगा तो 1 में से ये घटा देंगे तो ये क्या आएगा, 7/10। अब छात्र बी द्वारा प्रश्न हल हो जाने की पर्याप्ता PB बराबर 1/5 गिवन। इसी प्रकार से जो हमने ऊपर जो है
ए का काम किया है, ए का जो लिखा है वो बी के लिए लिखा जाएगा, वो सी के लिए लिखा जाएगा कायदा। अब देखो छात्र बी द्वारा हल हो जाने की प्रायिकता पीवी बराबर 1/5 गिवन। अब छात्र बी द्वारा प्रश्न हल न हो जाने की प्रायिकता पी बी पे बार बराबर 1 ऋण 1/5 बराबर 4/5। छात्र सी द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता पीसी बराबर 1/10 गिवन। अब छात्र सी द्वारा प्रश्न हल न हो जाने की प्रायिकता जैसे ऊपर किया है 1 में से घटा देंगे बराबर 9/10। अब तीनों द्वारा प्रश्न हल न हो जाने की, चूंकि ए बी और सी परस्पर स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र है ये अपने, तो ए पे बार बी पे बार सी पे बार यानी न हल हो जाने की प्रायिकताएं भी यानी घटनाएं, प्रायिकता नहीं घटनाएं, घटनाएं भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। स्वतंत्र घटना जो होती हैं और तीनों के द्वारा प्रश्न हल न हो जाने की प्रायिकता नकार है तो उनका गुणा होता है, स्वतंत्र घटना में गुणा होता है। अब देखो इसलिए तीनों द्वारा प्रश्न हल न हो जाने की प्रायिकता बराबर पी ए पे बार गुणा पी बी पे बार गुणा पी सी पे बार बराबर ये मान रख देंगे ऊपर से जो हम निकाल चुके हैं, ये मान रख दिए, ये हल कर लिया, हल करने के बाद 63/125 आ गया। अब प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, इसका क्या मतलब है, कम से कम किसी एक के द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। अब मैं जोर देके क्यों कह रहा हूं बार बार, अगर इस जगह पर यह भी आ सकता है कि कम से कम किसी एक के द्वारा प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, कम से कम इस जगह पर ये लिखी आ सकती है, तो यही मतलब होगा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। तो देखो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता बराबर 1 में से 63/125 घटा देंगे ना, तो बराबर ये क्या आएगा 62/125 आएगा आंसर। और देखो अब पेपर आ चुके हैं बच्चों, तो आपको दिन रात एक कर दो, खूब मेहनत करो, तपो, जितना आप तपेंगे उतना ही चमक बनेगी। अब भाई तुम्हें ये कहें कि मेहनत करें नहीं और फल रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो ऐसा तो कदापि नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो IAS PCS वाले बच्चे कितना मेहनत करते हैं, देखो आगे में एक बार सफलता नहीं मिलती है, फिर दूसरी बार करते हैं, तीसरी बार प्रयासरत रहते हैं, आगे में उसी किताबों में डूब जाते हैं, जब जाके उनको एक विशेष जब सफलता मिलती है। तो इसी तरह से कहने का मतलब मेरा ये है कि अधिक से अधिक मेहनत करो और खूब पढ़ो और जो है अच्छे नंबरों से पास हो।